तो समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान के घर जो 3 दिन से रेड चल रही थी वो खत्म हो चुकी। करीब 8 बजे इनकम टैक्स की रेड खत्म हुई और 3 दिन बाद आजम जब कैमरे पर आए तो हैरान थे, परेशान, बेहद टेंशन में। दरअसल इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान को नहीं बल्कि आजम एंड फैमिली और आजम के अल जौहर ट्रस्ट जुड़े हुए 13 ट्रस्टियों पर शिकंजा कसा। जैसे शिकंजे में एक चेहरा ऐसा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, चेहरा है एकता कौशिक का। एकता गाजियाबाद में रहती हैं, आजम रामपुर में रहते हैं। फिर एकता के सोशल मीडिया पेज पर आजम एंड फैमिली नजर क्यों आती है? एकता का आजम उनके परिवार से एक संबंध क्या है? अखिलेश यादव और आजम खान जैसे नेताओं के साथ इतना क्लोज रिलेशन एकता कौशिक का कैसे है? इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। आजम खान के साथ फोटो, डिंपल और अखिलेश यादव के साथ फोटो। मेदांता में जब आजम का इलाज हो रहा था तब आजम के साथ फोटो। आजम की बेगम तंजीन फातिमा के साथ फोटो। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ फोटो। और ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान और आजम एंड फैमिली के हर मेंबर के साथ फोटो है। इन सारी तस्वीरों में 2 चीजें कॉमन है, एक आजम और दूसरी एकता कौशिक। ये उसी एकता कौशिक का बंगला है, करोड़ों की कीमत वाली कोठी है जो गाजियाबाद के पॉश इलाके राजनगर में। करोड़ों की इस कोठी में करोड़ों वाली कार है। वीडियो को ध्यान से देखें तो बंगले में जगुआर खड़ी है। इस बंगले में बस एक कार नहीं है, ये कोई आम कोठी नहीं है। इस कोठी में कई राज दफन है। इस बंगले में बहुत कुछ छिपा है और जो कुछ छिपा है, जो कुछ मौजूद है, जो कुछ छिपाया गया, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट लखनऊ और रामपुर में आजम खान पर पड़ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और अखिलेश यादव के साथ उनकी काफी अच्छे रिश्ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर उनकी काफी फोटोज जो हैं वो आजम और अखिलेश के साथ है। बताया जा रहा है कि इनके न सिर्फ अच्छे संबंध हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं, बल्कि जो पूरा परिवार है वो लगातार अग्रसर रहता है आजम खान के साथ। हर एक कार्यक्रम के अंदर उनके घरेलू कामों को लेकर, उनके बिजनेस के कामों को लेकर जो है लगातार चर्चा जो है वो जारी रहती है। कई फाइलों का यहाँ पर लेन देन हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए भी ये चीजें सामने आती है कि किस तरह से सोशल स्पेस में जो है वो एकता काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। एकता कौशिक की कोठी पर रेड पूरी तैयारी के साथ हुई। ऑपरेशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था। एकता के पड़ोसियों को भी रेड की खबर तब मिली जब एकता के घर के बाहर मीडिया की टीम पहुंची। एकता को आपने 3 दिन से बिठाया हुआ है, क्या मिलेगा आपके उसके पास? आपने कहा था वो BMW कहां से आई? BMW आज तो जो स्कूटर से आए थे भारतीय जनता पार्टी के MLA, आज वो उड़न खटोला से चल रहे हैं। तो हिसाब किताब तो समय पे सबका लिया जाएगा। अमीक जमई कह रहे हैं कि बेवजह सरकार एकता कौशिक को परेशान कर रही है। एकता कौशिक की पूरी कुंडली और आजम से कनेक्शन की बात करें तो उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन जान लीजिए। इनपुट है कि पिछले 1 महीने में एकता ने 3 लग्जरी गाड़ी खरीदी। इन गाड़ियों का एक्स शोरूम प्राइस 50 लाख रुपए से ज्यादा है। एकता ने पिछले 1 महीने में जगुआर, मर्सिडीज और BMW की 3 कार खरीदी है। जगुआर का एवरेज मॉडल की स्टार्टिंग 72 लाख से होती है। इंडिया में जगुआर के सिर्फ 4 मॉडल्स अवेलेबल हैं और भारत में जगुआर की 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाली कार भी मार्केट में मौजूद है। मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज एक जर्मनी बेस्ड कंपनी है। दुनिया में मर्सिडीज की गाड़ियों की पहचान लग्जरी के तौर पर होती है। इंडिया में मर्सिडीज के ढेरों लग्जरी मॉडल अवेलेबल हैं। मर्सिडीज की कारों की प्राइस 48 लाख रुपए से शुरू होती है और भारत में 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक की कीमत के मॉडल मौजूद हैं। एकता कौशिक ने जो तीसरी कार खरीदी वो BMW मॉडल। BMW भी जर्मन बेस्ड कंपनी है। इसकी कारों की इंडिया में प्राइसिंग हैवी है। कारें लग्जरी हैं, कंफर्टेबल हैं, इसलिए डिमांड भी हाई। इंडिया में BMW के एवरेज मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस 43 लाख 50 हजार रुपए है और इंडियन मार्केट में आपको BMW का 2 करोड़ 60 लाख वाला मॉडल भी मिल जाएगा।
मतलब ये कि इन तीनों गाड़ियों का एक एवरेज मॉडल भी खरीदना है तो इंसान का करोड़पति होना जरूरी है, और अगर एक महीने में तीनों गाड़ियां खरीदनी है तो अरबपति होना मस्ट है। इससे कम में तो बात बनने से रही। ये जो एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं, ये लग्जरियस गाड़ियां जो हैं, ऐसी एक नहीं बल्कि कुल मिलाकर 3 गाड़ियां जो हैं वो इन्होंने पिछले 1 महीने के भीतर खरीदी है एकता कौशिक ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोकल पुलिस की जो टीम है, जो टुकड़ियां हैं, वो गाजियाबाद की यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी बाहर निगरानी शुरू है और अंदर इनकम टैक्स का जो छापा है वो एक तरीके से जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की एक नहीं बल्कि ऐसी कई टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बंगलों के बाहर जो है वो यह गाड़ी इनकम टैक्स की उस दिन से बुधवार की सुबह 6 बजे से जो है वो इस रेड को लगातार जारी रख रही है। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी ने सुबह 6 बजे बुधवार के दिन दस्तक दी यहाँ पर, और 5 अफसरों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है और रेड की शुरुआत करती है, जिसके बाद दोपहर को मीडिया के जरिए पड़ोसियों को पता चलता है कि आखिर ये आयकर विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये बेवजह आजम एंड फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आजम खान पर टैक्स चोरी का आरोप लगाने वाले आकाश सक्सेना कह रहे हैं कि मामला 5,000 करोड़ का है। रेड थी और 3 दिन वो हमारे यहाँ रहे आवास में हमारे अंदर, और जो भी सवालात थे, जो भी तलाशी। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम ने, अगर आप देखेंगे बारीकी से, तो जौहर यूनिवर्सिटी में आधे से ज्यादा पैसा इन्होंने गलत तरीके से सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया। हमने मांग की थी कि जितनी भी जो जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी का जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिखाया है वो पूरी तरीके से गलत है। हमने कहा था कि इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए और वैल्यूएशन के आधार पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। दूसरा, इनके जितने भी जो डोनेशन जो इन लोगों ने लिए हैं उनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि 5 लाख रुपए तक का जो डोनेशन इन लोगों ने लिया है, वो जिन जिन ने डोनेशन दिया है क्या वो डोनेशन देने लायक है या नहीं है, इस बात की बारीकी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना यह है कि जबरदस्ती लोगों के नाम से इस पैसे को डिपॉजिट किया गया है, काले धन को सफेद करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती डोनेशन लिया है। एकता कौशिक 3 दिन से यूपी में हेडलाइन बनी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। पब्लिक डोमेन में एकता को लेकर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ये कि एकता जीडीए के पूर्व जेई मतलब जूनियर इंजीनियर पारितोष शर्मा की बहू है। पारितोष शर्मा ने जीडीए में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया, बिल्डिंग और प्लॉटिंग का काम शुरू किया। पारितोष शर्मा के 3 बेटे और 3 बहुएं, तीनों बेटे अपने पिता का कारोबार संभालते हैं। एकता कौशिक के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमने पड़ताल की। हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकता कौशिक नाम से एक अकाउंट मिला। एकता की यूजर आईडी @ekta2926 है। ट्विटर पर एकता सिर्फ 7 लोगों को फॉलो करती हैं। 830 मेंबर एकता की फॉलोअर की लिस्ट में हैं। जिन लोगों को एकता फॉलो करती है वो लिस्ट दिलचस्प है। इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, कपिल सिब्बल, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। एकता कौशिक का आजम और अखिलेश से क्लोज रिलेशन है। रामपुर से लेकर लखनऊ तक एकता की पहचान आजम की खासम खास के तौर पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी एकता का अकाउंट है। एकता के अकाउंट पर अखिलेश और आजम के साथ उनकी ढेरों फोटोज हैं। टाइमलाइन पर आजम एंड फैमिली के साथ बहुत तस्वीरें हैं। फैमिली फंक्शन के साथ साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम वाली तस्वीरें भी मौजूद हैं। एकता कौशिक आजम के बड़े बेटे अदीब की दोस्त है। उन्होंने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की। अदीब के चलते एकता आजम परिवार के कांटेक्ट में आई। आजम और उनके बेटे के अलावा आजम फैमिली के हर मेंबर से उनका क्लोज कनेक्शन है। आजम परिवार से रिश्ता इतना खास कि आजम जब अस्पताल में थे, इलाज चल रहा था, तब अस्पताल में रहकर आजम की तीमारदारी की, आजम की जमानत में अहम रोल प्ले किया। वो हर फंक्शन में आजम के घर जाती थी। अखिलेश जब आजम से मिलने पहुंचते थे, एकता वहीं मौजूद थी। आजम जब जेल में थे तब एकता मिलने जेल में जाती थी। जौहर अली ट्रस्ट से जुड़ी और इनपुट ये कि जब आजम जेल में थे तो एकता कौशिक के पास ही अल जौहर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी। एकता ही आजम की अल जौहर यूनिवर्सिटी का काम देखती थी और यही वजह कि जब अल जौहर यूनिवर्सिटी के फंड्स और टैक्स की जांच शुरू हुई तो एकता कौशिक भी रडार पर आई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एकता कौशिक को आजम का सबसे बड़ा
और सबसे अहम राजदार मान रहा है। आरोप यही है कि ये जो विश्वविद्यालय है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इसके टैक्स में कई तरह की गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों का आरोप लगा है, जिसको लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो आजम खान से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे पूछताछ में एक नया किरदार जो है वो निकल के सामने आया। उस किरदार का नाम है एकता कौशिक। एकता कौशिक गाजियाबाद के राजनगर में रहती हैं, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और वो भी लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि एकता कौशिक के बारे में कहा जाता है कि एकता कौशिक जो है वो आजम खां परिवार की बेहद करीबी हैं और वो आजम खां उन्हें अपने बेटी की तरह मानती हैं और आजम खां के परिवार से उनका लगातार जो है गहरा नाता रहा है, घर आना जाना रहा है। आजम खां के जो बेटे हैं उनसे भी उनका आना जाना रहा है, उनके साथ उनके बहुओं से भी उनके अच्छे संबंध है, जिसको लेकर के एकता कौशिक का भी किरदार अब निकल के सामने आने लगा है। और एकता कौशिक भी इस वक्त जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के रडार पर है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से एकता कौशिक का नाम निकल के बाहर आ रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि एकता कौशिक जो है वो आजम खां परिवार के बेहद करीबी थी और शायद यही वजह थी कि अनाधिकारिक तौर पे जो है एकता कौशिक को पूरे देख रेख करने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी की उन्हें ही थी। जिस तरह के देखिए, मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो तस्वीर है, जिस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के अंदर की है। ये एकता कौशिक है और साथ में आजम खां है। आजम खां और एकता कौशिक को आप देख सकते हैं तस्वीर। ये तस्वीर जो है ये इसी यूनिवर्सिटी के अंदर की है, जो जिस यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप सामने, ठीक यही यूनिवर्सिटी है जहां आजम खां जिसके जो है आजीवन चांसलर हैं और इसी की जो देख रेख करने की जो जिम्मेदारी थी अनाधिकारिक तौर पे यानी कि अनऑफिशियली वो एकता कौशिक करती थी। ट्विटर पर जब हम एकता कौशिक की प्रोफाइल की पड़ताल कर रहे थे तो अपने प्रोफाइल में प्रोफेशन के तौर पर एकता ने मीडिया एंड न्यूज कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट किया, लेकिन काम को लेकर कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी। आजम खान और एकता कौशिक दोनों आईटी के रडार पर हैं। अब सबकी निगाहें इस रेड के रिजल्ट पर टिकी हैं। कितना गोल्ड, कितना कैश और क्या क्या बरामद होता है, इंतजार इस खुलासे का है। लखनऊ से विनोद मिश्रा, रामपुर से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब बात 2024 को लेकर संघ के उस प्लान की, जिसके जरिए 2024 में बीजेपी साउथ इंडिया में बंगाल वाला सरप्राइज देने का प्लान कर रही है। 2019 में जैसे बंगाल की जमीन पर बीजेपी 2 सीटों से सीधे 18 सीटों पर पहुंची, ठीक उसी तरीके से अब दक्षिण में भी बीजेपी वही प्लान बना रही है और संघ उसके लिए पूरी जमीनी परिपाटी तैयार कर रहा है। 24 के लिए दक्षिण का संघ का प्लान क्या है, जो चुनाव में बीजेपी के लिए करिश्मा कर सकता है, इस रिपोर्ट में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के 24 के कुरुक्षेत्र में धर्म ध्वजा लहराएगी। 24 के लोकतांत्रिक युद्ध में जय किसके हिस्से आएगी? धर्म पथ पर है कौन, अधर्म पर कौन है मौन, सब परखा जाएगा। भारत के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक 24 का चक्रव्यूह अब आर और पार का है। तो क्या सनातन पर तीखे और जहरीले हमले, राष्ट्रवादी धारा के खिलाफ उठा पारिवारिक पार्टियों का महागठबंधन दुनिया में मजबूत होते भारत पर विदेशों में बैठकर करुण क्रंदन इसलिए है क्योंकि जमीनी सच्चाई के साथ राजनीति के मोदी कर्ज से पार पाना मुश्किल है। सवाल है, मौजूदा विपक्षी रणनीति के बीच संघ की तैयारी क्या है? जवाब है, संघ ने संकल्प ले लिया है। पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में विमर्श, मंथन, योजना और रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। ध्येय एक है, लक्ष्य एक है, 2024 में फिर अखिल भारत विजय। पुणे में चल रही संघ की समन्वय बैठक कई मायनों में अहम है, खासकर तब जब 2 महीने बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उसके कुछ महीने बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में जनता के मन में संघ और संघ से जुड़े हुए राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी ने क्या छाप छोड़ी है, उसका सीधा असर
चुनाव में देखने को मिलेगा। पुणे में संघ की समन्वय बैठक में फोकस औपचारिक चर्चाओं पर नहीं बल्कि 23-24 के लिहाज से एक मजबूत रणनीति पर है, जिसमें संघ के लिए सबसे अहम है उत्तर के साथ दक्षिण में भी मोदी ब्रांड राजनीति के लिए एक व्यापक जमीन तैयार करना। और खास तौर से इस बार संघ की रणनीति दक्षिण के रास्ते विपक्षी महागठबंधन को चौंका देने की है। संघ दक्षिण भारत में अभियान 24 शुरू कर चुका है। पंचायत स्तर पर बड़ी सभाओं और कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग जातियों के कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। जो राष्ट्रीय परिस्थिति है, वर्तमान परिदृश्य है, उसके संदर्भ में भी वो अपने अनुभव यहाँ बताएंगे। उसके जुड़े हुए कई विषयों पर यहाँ मूलभूत चिंतन भी होगा और आगामी वो संगठन की क्या दिशा है, वो अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने क्या सोचा है, इसके बारे में भी अपनी योजनाओं को भी यहाँ पर वो साझा करेंगे। जाहिर है संघ की रणनीति जिस स्तर पर दिखती है वो खुद को बदलकर मैदान में आए तमाम चेहरों की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके साथ के कुछ चेहरों ने अपने सनातन विरोधी भाषणों से संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातन वाली धारा के लिए दक्षिण का रास्ता खोल दिया है। ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया था। और नतीजा ये हुआ कि संघ के कार्यकर्ताओं ने बड़े सधे तरीके से बंगाल के नतीजों में लोगों को चौंका दिया, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। ये संघ की रणनीति का नतीजा ही था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें मिली, जबकि 2016 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी। यानी महज 5 सालों में संघ की पैठ ने बीजेपी को 3 से 77 सीटों पर पहुंचा दिया। इसी तरह 2021 में बीजेपी का वोट शेयर भी 37% था, जो 2016 में महज 10% था, यानी 27% का जंग। संघ की रणनीति और सनातन संवाद ने इसी तरह बंगाल के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के नतीजों से विपक्ष को चौंकाया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के पास 42 में से 18 सांसद हो गए, जो 2014 में महज 2 थे। वहीं बीजेपी के वोट शेयर में भी गजब उछाल हुआ। बंगाल में 2019 में बीजेपी का 40% वोट शेयर था, जो 2014 में सिर्फ 17% था। बस इसी तर्ज पर दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में चौंकाने की रणनीति पर संघ जुट चुका है। दक्षिण भारत के हर एक घर तक पहुंच बनाने के लिए संघ ने अपने हजारों कार्यकर्ता मैदान में उतार दिए हैं और हर 20 घर में एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। ऐसे 20 कार्यकर्ताओं के ऊपर एक प्रमुख कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। प्रमुख कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारियों को रिपोर्ट देंगे, जिन्हें प्रदेश में बीजेपी और संघ के बीच समन्वय का दायित्व सौंपा गया है। उत्तर भारत से अलग दक्षिण भारत में पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी भी संघ के हाथों में है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपना खड़ा किया है, जिसके तहत 5 से 10 पन्ना प्रमुखों के ऊपर एक संघ के पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है और वो पदाधिकारी राज्य के प्रसार विभाग में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। संघ संवाद और समन्वय के सूत्र पर मोदी लहर को दक्षिण में और प्रभावी बनाने के लक्ष्य पर काम शुरू कर चुका है। कर्नाटक हार के बाद से संघ का दक्षिण में और ज्यादा सक्रिय होना स्वाभाविक भी है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी और संघ एक नए सिरे से विपक्ष की एंटी सनातन हवा को काउंटर करने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस जातियों को जोड़ने पर है, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा दक्षिण भारत में उतना असरदार नहीं दिखता। संघ दलितों को संघ से जोड़ने के लिए दलित सम्मान अभियान चला रहा है। इसके तहत हर इलाके के प्रमुख दलित व्यक्ति को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिनका योगदान दलित समाज के लिए खास रहा हो। इसमें कोई शक नहीं कि देश में 2014 के बाद से चली राष्ट्रवादी लहर में एक बड़ी भूमिका संघ और उसके सामाजिक स्तर पर मजबूत किए गए संस्कारों की रही है। पीएम मोदी ने संघ के उस विजन को अपने वर्जन में शामिल किया है और इसका नतीजा दिखा भी है।
लेकिन दक्षिण का दुर्ग अभी भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी और संघ के लिए है। दक्षिण के 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। दक्षिण भारत की 130 सीटों में से बीजेपी के पास 22% यानी सिर्फ 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में तेलंगाना की 17 सीटों में से भगवा पार्टी को सिर्फ 4 सीटें मिली। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश और केरल में पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं है। लेकिन 2024 के लिए संघ ने हर घर तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ रणनीति तैयार की है। इसके तहत संघ ने देश भर में हजारों कार्यकर्ता अभी से ही नियुक्त कर दिए हैं।